मेरे हिंदुस्तान के प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आपने होली के रंग में अपने आप को रंग लिया होगा और मौज मस्ती चल रही होगी। लेकिन इस मौज मस्ती में हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि नीट 2024 भी हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जितना वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उतना ही आपको भी बेसब्र होना पड़ेगा, बेसब्र होना पड़ेगा इस नीट 2024 के एग्जाम के लिए। जो भी बचे कुछ दिन हैं, इसमें तन मेहता के साथ दिल लगा करके आप अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए, क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक टेस्ट देने की शुरुआत कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि अब केवल गिना चुना, अगर आप बायो की बात करते हो, अपने जूलॉजी पार्ट की बात करते हो, तो जूलॉजी में आपका ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लास्ट चैप्टर अब शुरू होने वाला है। आपका लास्ट चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन लास्ट चैप्टर है। उसके बाद रहता है केवल एक टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से रिलेटेड था, एनिमल टिश्यू अब हट चुका है। फ्रॉग और कॉकरोच ऐड किया है एनटीए ने, वो आपके लिए छोटे छोटे 2 लेक्चर्स आपके हैं, वो आप कंप्लीट कर लोगे केवल फ्रॉग और केवल कॉकरोच के बारे में डिटेल लेकर के। तो अब आप मॉक टेस्ट पे मूव कर सकते हो धीरे धीरे। अगर बहुत ज्यादा वेट करना है तो एक हफ्ते की तैयारी और कर लो, एक हफ्ता और पढ़ लो, उसके बाद मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, क्वेश्चन देना शुरू कर दो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हमें, कंप्लीट सिलेबस को, रैंडम जब क्वेश्चन आएंगे, अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो ऑनलाइन दे दो, ऑफलाइन करना है तो कोई भी पेपर आपके पास अगर हो मॉक टेस्ट में तो आप कर सकते हो उसको। अदरवाइज आप पीडब्ल्यू के ऐप से आप जो क्वेश्चन आपके पास मिले हुए हैं, जो अभी तक आपने टेस्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे टेस्ट जो आपने यहाँ पे कंप्लीट दिया होगा, टॉपिक वाइज दिया होगा, उसको भी आप रीट्राई कर सकते हो, फिर से ट्राई कर सकते हो। और 15 अप्रैल के बाद आप ट्राई कर लेना नीट के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर को। मतलब ये मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए कि नीट के जो पिछले कुछ साल के पेपर हैं, 2017 के लगा लो, 2018 के लगा लो, 2019 के लगा लो, 20 के लगा लो, 21 के लगा लो, 22 के लगा लो, क्या दिक्कत है भाई। तो 15 अप्रैल के बाद से आप 5 मई से पहले पहले कम से कम 5-7 मॉक टेस्ट या 10 मॉक टेस्ट कर लो, 20 मॉक टेस्ट कर लो, उसका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पीवाईक्यूज में आप प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट को एज अ टेस्ट घर पे बैठ करके आप दे डालो। 3 घंटे का हो या 3 घंटे 20 मिनट का हो, उस पेपर को बैठ करके घर पे प्रैक्टिस कर डालो। देख लो कहां-कहां क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को आप जरा सुधार लो फटाफट से, क्योंकि इस बार रैंक लेकर के आना है, साबित कर देना है, इस बार अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर देना है। कर देना है बेटा, इस बार कर देना। बायो में 360 में 360 ले आओ। चलो ठीक है, मान लेते हैं, आएगा नहीं आएगा, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हम कोशिश तो कर सकते हैं। हमारे पास एक चीज है, एक चीज हमारे पास है जो हम कोशिश है वो हम छोड़ नहीं सकते, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, कोशिश करते रहेंगे। तो आप कोशिश करो कि बायो में आपके 360 में 360 आ जाए, जूलॉजी बॉटनी मिला करके। मुझे लगता है कि कोशिश मैंने भी ऐसी करी है, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक था नहीं जो एनसीईआरटी में दिया हो, पीवाईक्यूज में दिया हो, हमने डिस्कस ना किया हो। हर बात को अच्छे तरीके से, कुछ एनसीईआरटी के बाहर की बातें जहां रिक्वायर्ड थी वो भी आपको बताया, जिन जिन चैप्टर्स में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानना चाहिए उसको भी हमने डिस्कस किया। तो अब बारी आपकी है, आपको फोड़म फाड़ मचा देनी है, आपको 360 के लिए पूरा जी जान लगा देना है। बायो में 360 में 360 अगर आ गए तो मान के चलो कि आपकी रैंक बूस्टर वाला काम हो चुका है। एग्जैक्ट रैंक तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो होगा वो आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब रह गई रैंक की बात, तो वो रैंक लाने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जितना जी तोड़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ये मान के चलो जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की होंगी उतना ही ज्यादा ये ब्रेन शार्प होगा, उतना ही ज्यादा निखर के बाहर आओगे, उतना ही बेहतरीन रैंक आएगी, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो कर डालो ये तैयारी, कर डालो ये तैयारी। अब ये समय जो है बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस तैयारी में कसर ना छोड़े। और इन्हीं बातों के साथ आज शुरू कर लेते हैं आज का चैप्टर, जो कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस है। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें, आप देखोगे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पिछले कुछ सालों में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी बढ़ गई है। कभी 4 क्वेश्चन तो कभी 5 क्वेश्चन और कभी कभी 6 क्वेश्चन भी आए हैं। बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर के आपको 8 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। तो मतलब ये चैप्टर अभी आपके पास मार्क के लिए स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। चीजें बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से सुनना है, अकल लगानी है अपनी। और एनसीईआरटी की बातों को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ में डिस्कस करता चलूंगा। तो शुरुआत कर लेते हैं इस बेहतरीन सेशन की। आज का जो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, जिसमें हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और टूल्स के बारे में, जो इस चैप्टर का जान है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद लास्ट में अगर ये चीजें समझ ली तो लास्ट में बताया प्रोसेस, तो प्रोसेस में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास है शुरुआत इंट्रोडक्शन से। प्रिंसिपल्स में हम क्या पढ़ते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या काम करना चाहता है, बायोटेक्नोलॉजी का कोर आइडिया क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। काटेंगे डीएनए, किसी में चिपकाएंगे और उससे प्रोडक्शन लेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसकी क्लोनिंग करेंगे, यही तो कांसेप्ट है, यही तो आइडिया कि हम अपना सोर्स डीएनए, जहां से डीएनए निकाला जाता है, जिस सोर्स से, उसको टारगेटेड सेल को सेलेक्ट करें, उसके बाद उस डीएनए को किसी होस्ट में ट्रांसफर करें, उसके बाद उस डीएनए को मेंटेन करें किसी सेल में, ताकि वो उसको क्लोन करे और अपनी प्रोटीन में भी ट्रांसफर करे। बस सिंपल 3 यही प्रिंसिपल है। किस तरीके से उनमें क्या मशीन, किस तरह के टूल्स चाहिए होते हैं, क्या उसमें इक्विपमेंट चाहिए उसको करने के लिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए कि कैंची चाहिए कि उसमें गम चाहिए, क्या चिपकाने के लिए, वो सब टूल्स में हम पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, और नाम है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, मतलब यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस होंगी विद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मीनिंग क्या है बायोटेक्नोलॉजी की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन आपको ये टफ नहीं लगेगा। अगर आपने ध्यान से बातें सुनी तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा। देखो 2 चीजों से मिलकर बना ये शब्द बायोटेक्नोलॉजी, शब्द 2 चीजों से बना है। एक है बायो, बायो का मतलब बायोस प्लस टेक्निक, टेक्नोलॉजी से बना है। और जहां पे लॉजी है वो तो स्टडी है, और टेक्निक की जब हम अप्लाई करते हैं तो ये सीधा सीधा एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक्स है। जब हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, सीधा सीधा मतलब समझेंगे, बिना इधर उधर घुमाए, केवल सीधा मतलब समझे। टेक्निक्स जब अप्लाई करते हैं लिविंग पे, टेक्निक का मतलब होता है मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजीनियरिंग की जा रही है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये टेक्नोलॉजी क्यों अप्लाई की जा रही है? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सर्विसेज जो होंगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे तो सर्विसेज टू मैनकाइंड, ह्यूमन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। अब चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे वो मेडिसिन के फील्ड में हो, चाहे वो फूड के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो वैक्सीन बनाने के लिए हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में हो, जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेक्निक्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए। इसी साइंस का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। हिंदी में इसे उद्योग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। मतलब हिंदी में अगर आप समझोगे तो इस शब्द का और मतलब आपको निखर के सामने आएगा। ये जो बायोटेक्नोलॉजी है एक तरह की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्री होती है, ये एक तरह की, एक प्रकार की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। अब आप सोचोगे कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्यों हुई होगी, तो मैंने अभी बताया सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए और सर्विसेज टू मैनकाइंड। हम मनुष्य, इस धरती पर मनुष्यों का दबदबा है,
इस धरती पर मनुष्यों ने साइंस रिसर्च कर करके यहाँ पर मौजूद चीजों पे, अब चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, ह्यूमन बीइंग्स रिसर्च करता जा रहा है। एवोल्यूशन की भी स्टडी करी है ह्यूमन ने, और टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी बनाई है, साइंटिफिक कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है अपनी डेली लाइफ को ईजी बनाने के लिए। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की ग्रोथ के पीछे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ ही जरूरत, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ बायोटेक्नोलॉजी की ग्रोथ के पीछे थी जरूरत, हमारी आवश्यकता, हमारी नीड। क्यों? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या डेली बढ़ती जा रही है। आज की जनसंख्या अगर आप देखो तो 1.4 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। 2011 का सेंसस किया था वर्ल्ड का तो वो 7.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। 2011 की बात बता रहा हूं मैं ये। तो वर्ल्ड की पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 7 से 8 बिलियन के बीच में, इंडिया की अकेली पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ऊपर। कह रहे इस बढ़ती हुई जनसंख्या को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें फूड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ। कह रहे जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कमर्शियल प्रोडक्शन फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड हो। मतलब विद रिस्पेक्ट टू फूड, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सर्विसेज या एनवायरमेंट का जो पॉल्यूशन है, जैसे कि आप समझ सकते हो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो उस पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करने के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के फूड की डिमांड को, हेल्थ की डिमांड को, हेल्थ सर्विसेज को बेनिफिट देने के लिए मनुष्य ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, एक इंडस्ट्री डेवलप करी जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचुरल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करता है। इसी टेक्नोलॉजी का नाम होता है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड अपॉन नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग टेक्निक्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट्स की सर्विसेज बढ़ाने के लिए, सब्जियों को उगाना हुआ या फसलों का उगाना हुआ, सब्जियों का उगाना, फसलों का उगाना, या फिर किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का उगाना, या फिर डेयरी से गाय का दूध प्राप्त करना, पनीर और चीज बनाना, ह्यूमन के हेल्थ के लिए फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन या कैप्सूल्स बनाना, विटामिन की गोलियां बनाना, इंसुलिन के हार्मोन्स बनाना, और किसी जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी है बाबा, ये सब बायोटेक्नोलॉजी है। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनसीईआरटी की पहली लाइन में ये डेफिनेशन दी जाती है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स दैट यूज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स का यूज किया जाता है, बायोकैटलिस्ट का यूज किया जाता है, जो कि ऑब्टेन होते हैं ऑर्गेनिज्म से टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। मतलब सीधा सीधा यहां लॉजिक पहली ही लाइन में एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है, प्रोडक्ट बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, उनके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराने की ही परंपरा को हम कहते हैं, उसी परंपरा को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, जो कि यूजफुल होती है मनुष्यों के लिए। तो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाना ही बायोटेक्नोलॉजी है। लेकिन अब क्या बायोटेक्नोलॉजी की सूरत और शक्ल ऐसी ही हमेशा रही होगी? अगर इस बात को सही मानते हैं हम, अगर इस बात को हम सही मानते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कहता है कि ये जो कहानी है ये रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से रिलेटेड, इसका मतलब हम प्रोडक्शन ऑफ कर्ड की बात करें, दही जमाने की बात करें, दही बनाने की बात करें, दूध से जो दही बनता है, या फिर हम बात करें वाइन बनाने की, वाइन बनाने की, या फिर ब्रेड बनाने की, चीज बनाने की, विनेगर बनाने की। तो कह रहे इसमें आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा होगा कि ह्यूमन के वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑल दीस। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम इसे यूज करें तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का भी पार्ट होगा, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है, जो हम बहुत पहले यूज करते थे, या बिफोर 1970s, जब हमारी टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं थी, तो ये ट्रेडिशनल मेथड था ऑर्गेनिज्म से प्रोडक्ट्स लेने का, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराने का, ये एक तरीका। लेकिन धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, हमने क्या किया, अब हम बायोटेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज करते हैं, जो मॉडर्न व्यू कहता है बेटा जी, जो मॉडर्न साइंस कहती है, मॉडर्न व्यू कहता है बायोटेक्नोलॉजी का कि इट इंक्लूड्स, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मोर टेक्नोलॉजी हैज बीन एडेड, सम मोर टेक्नोलॉजीज हैज बीन एडेड। जैसे हमने यूज किया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, वहां पे हमने ग्लास सिंथेसिस करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर स्पर्म ओवा को मिला करके फर्टिलाइजेशन करा लिया, जिस टेक्नोलॉजी में हम रिलेट करते हैं इसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से। किसे इसे रिलेट करते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम से। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का बनना भी उसी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट बनेगा। मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेक्नोलॉजी अप्लाई करके प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। मतलब एक फैमिली है, एक कपल है, उनका अपना खुद का बेबी नहीं है, उसको हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लो भाई लो गिफ्ट दे रहे हैं तुम्हें। तो ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो टेक्निक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, नाउ इट इज इंक्लूडेड इन द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा सेकंड क्या कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करी गई, जैसे प्रोडक्शन या सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल, जो हमने जीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू कर दिया, सिंथेसाइजिंग जीन की सिंथेसिस भी की जा सकती है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बॉडी में जो जीन होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, उन मटेरियल की सिंथेसिस भी की जा सकती है। एक और ऐड किया, इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स भी इसी का पार्ट हो गया। डिजीज के डिटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, डिजीज की मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, एक और लिख सकते हो आप, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज जिसको कहते हैं, वो भी इसी का पार्ट हो गया। मतलब अभी बायोटेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो खाली दही और ब्रेड बनाने से रिलेटेड नहीं है, वाइन प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके उनके ऊपर इंजीनियरिंग साइंस का मसाला मिला करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इंजीनियरिंग करके उसके ऊपर मसाला मिला करके घोल तैयार करते हैं, और फिर उसके बाद उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ह्यूमन के लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। उसी साइंस को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, यही है बायोटेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल व्यू, ये है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू कहता है आफ्टर 1970s जो बायोटेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ है, आफ्टर 1970 बायोटेक्नोलॉजी की ग्रोथ को एक नया रूप मिला, एक नया रास्ता मिला, और इसी रास्ते में हम कई सारी नई चीजों को डिस्कवर करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, प्रोडक्शन करना हमने शुरू कर दिया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बायोफार्मास्यूटिकल्स में हो, मेडिसिन प्रोडक्शन में हो, चाहे वो इंसुलिन का प्रोडक्शन हो, चाहे वो जीन थेरेपी, करेक्शन ऑफ द जीन्स। ये देखो, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जीन थेरेपी, करेक्शन ऑफ द डिफेक्टिव जीन्स, जहां पे हम करेक्ट करते हैं, करेक्शन ऑफ डिफेक्टिव जीन्स।
तो यहाँ पे हमने डिफेक्टिव जीन्स का करेक्शन करना भी शुरू कर दिया है। अब हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किसी ऐसे इंडिविजुअल में जिसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन का कोई डिफेक्ट है, उसके बॉडी में हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, जीन का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो अब यूरोपियन फेडरेशन ने एक डेफिनेशन दी है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की। कंप्लीट डेफिनेशन जो दी है वो कुछ इस तरीके से है, जिसने ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू दोनों को आपस में मिला दिया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न व्यू को आपस में चिपका दिया है, और अब डेफिनेशन दी है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है बेटा जी, इसलिए आप याद रखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की दी है, दैट हैज क्या किया इन्होंने, ट्रेडिशनल व्यू को, जो ओल्डर व्यू था, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी कही जाती है, इन दोनों को मिला दिया, और इन दोनों को मिला करके एक कॉमन डेफिनेशन दी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस, इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिजम्स के साथ मिला दिया जाए। साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस जो है नेचुरल साइंसेस जिन्हें हम कहते हैं, अगर हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ मिला देते हैं, या फिर उनकी सेल्स पे अप्लाई कर देते हैं, टिश्यू पे अप्लाई कर देते हैं, या किसी पार्ट पे अप्लाई कर देते हैं उनके, तो उनसे इन ऑर्डर टू अचीव द टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन फॉर गेटिंग द प्रोडक्ट्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंटीग्रेट किया जाता है नेचुरल साइंस को ऑर्गेनिजम्स के साथ, या फिर ऑर्गेनिज्म में सेल या उसके पार्ट के साथ, और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स जो है वो बनाए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये जो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स है मतलब वो सिमिलर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अपने खुद के डीएनए से, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए उसके डीएनए के सिमिलर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अपना प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के सिमिलर है। जैसे ह्यूमन के पास इंसुलिन है, हमने ह्यूमन इंसुलिन को लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के फॉर्म में बना लिया, वो सिमिलर टू दैट है, उसका फंक्शन वैसा ही है, फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है, फंक्शन बिल्कुल सेम है, वही इंसुलिन जो ह्यूमन बॉडी में थी वैसे ही सिमिलर इंसुलिन हमने बना ली। यह है मॉलिक्यूलर एनालॉग, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो फंक्शनली सिमिलर हो, जिनकी ओरिजिन, जिनका प्रोसेसिंग हमने डिफरेंटली करके उसे तैयार किया है सेम फंक्शन करने के लिए। एनालॉजी आपने पढ़ा हुआ, वैसे ही रिलेट कर लो, मॉलिक्यूलर एनालॉजी, डिफरेंट ओरिजिन कॉमन फंक्शन। तो ऐसे केमिकल्स हमने लैब में बनाए, आर्टिफिशियली तैयार कर लिया, जो कि जाकर के वही फंक्शन करता है फंक्शनली जो हमारे बॉडी में नेचुरल केमिकल्स करते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्शन करता है, तो वैसे ही हमने यहाँ कर लिया। तो ये इंटीग्रेशन जो नेचुरल साइंस का है, इसमें हम कौन कौन सी ब्रांचेस साइंस की यूज करते हैं, बायोलॉजी की, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कौन सी साइंस यूज करते हैं, मेनली इट इज रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोब्स की स्टडी के बगैर ये पॉसिबल नहीं था, बिना माइक्रोब्स की मदद के ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए नेचुरल साइंसेस में से माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री की बात की गई है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री क्या कहती है, ये स्टडी ऑफ द केमिकल्स। कह रहे हैं आपको डीएनए के बारे में आइडिया ही नहीं, आपको एंजाइम के बारे में आइडिया ही नहीं, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। डीएनए लाइगेज से लेकर के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तक ये सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनकी स्टडी को ही हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो डीएनए हो या आरएनए, बॉडी में पाए जाने वाले केमिकल्स और उनकी स्टडी, उनके फंक्शन की स्टडी, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी की डिटेल्स को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो हमने माइक्रोबायोलॉजी को बायोकेमिस्ट्री के साथ घोल दिया और घोल के तैयार किया एक और फॉर्म माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और तीसरा लगाया हमने इंजीनियरिंग साइंस। क्या लगा दी, इंजीनियरिंग, जो कि इसे भी यहाँ पे हम इंजीनियरिंग साइंसेज कहते हैं, इंजीनियरिंग साइंसेज कहते हैं। तो ये तीन तरह की साइंसेज को मिला। इंजीनियरिंग में क्या, मशीन का इस्तेमाल, इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल, पेट्री डिशेस का इस्तेमाल लैब में कर रहे हैं ना भाई, तो हम क्या करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। इंजीनियरिंग करने का मतलब मशीन का इस्तेमाल, और मशीन के इस्तेमाल का मतलब आप तो सभी लोग जानते हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, बाबा रणछोड़ दास, श्यामल दास शासन ने बताया था कि मशीन का मतलब एनीथिंग व्हिच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट, कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करती है उसी को कहते हैं मशीन। तो मशीन का इस्तेमाल किया, इन तीन चीजों को इस्तेमाल किया, मिला दिया लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इन ऑर्डर टू गेट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, ह्यूमन के फायदे के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। ईएफबी की डेफिनेशन के हिसाब से हम ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू दोनों को मिला देते हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिजम्स, नेचुरली जो ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसी कंसेप्ट को हम अगर किसी मशीन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर दे तो इसी साइंस का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हम वो साइंस पढ़ने जा रहे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करता है और ह्यूमन को फूड और हेल्थ की फील्ड में मेनली बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आई थिंक समझ आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो अगला पार्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का जो अगला पार्ट है वो है इसका प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? अगर आप देखोगे जो बायोटेक्नोलॉजी अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्चुअल में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। मतलब अब हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने का पार्ट है वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी हम मेन फोकस करेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पे, आधुनिक तरीके से हम किस तरीके से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का। और इस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दो हिस्से किए गए, इसके दो एस्पेक्ट्स को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है। एक जिसे कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग है बेटा जी? ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और दूसरा है जिसे कहते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, जिसको पहले पुरानी एनसीईआरटी में इसे लिखा गया था, इसे केमिकल इंजीनियरिंग लिखा गया था पुरानी एनसीईआरटी में, बाद में इसे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग नाम दिया गया है। कहानी का पॉइंट क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस, ये दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या करती है बेटा जी? जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब आप देख के समझ सकते हो, जेनेटिक मतलब जीन के ऊपर इंजीनियरिंग की जा रही है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो जीनोम के अंदर पाया जाता है, डीएनए या उसका जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है आरएनए। तो डीएनए या आरएनए, हम जानते हैं कि बॉडी में जो कोई भी फंक्शनल एक्सप्रेशन हो रहा है, कोई प्रोटीन फॉर्म हो रही है बॉडी के अंदर, तो इन सारी प्रोटीन्स का, इन सारे डीएनए आरएनए के ही बेसिस पे सारा कुछ हो रहा है। बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनल एक्टिविटी हो रही है, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, उसके पीछे है डीएनए। तो डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए प्रोटीन बनाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जहां डीएनए नहीं होता, जैसे वायरस में आप जानते हो, एचआईवी के केस में आपने पढ़ा हुआ है, एचआईवी के पास अपना डीएनए नहीं होता, उसके पास आरएनए होता है। उस आरएनए को वो डीएनए में कन्वर्ट करता है, फिर होस्ट में ट्रांसफर करता है, फिर अपने आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। तो अगर हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो ये इंजीनियरिंग है जीन्स के ऊपर की जाने वाली इंजीनियरिंग, जहां पे हम जीनोटाइप को मॉडिफाई करते हैं, डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, अपने डिजायर डीएनए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। मान लो आपको कोई जीन, आपको किसी ऑर्गेनिज्म के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को चाहिए, आपको चाहिए कि ये ऑर्गेनिज्म के पास कोई यूनिक फीचर है, हम उस फीचर को एक्सप्रेस करने वाले डीएनए को निकालें और किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें। तो हम क्या करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। ऐसे प्रोसेस के दौरान हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, डीएनए आरएनए का इस्तेमाल करके उसे इंसर्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में और मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं बाय यूजिंग डीएनए एंड आरएनए, मॉडिफिकेशन ऑफ फिनोटाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मॉडिफाइंग द फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप मॉडिफाई करना है, किसी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप मॉडिफाई करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली बंदर की जो स्किन, मंकी की जो स्किन होती है वो होती है ब्राउनिश कलर की। ठीक है, मान लो कि किसी मंकी की स्किन की जो कलर है वो ब्राउन कलर की होती है, ग्रेइश हेयर होते हैं मान लो, या ब्राउन कलर की स्किन होती है।
ठीक भूरे रंग की स्किन है, ब्राउन कलर की स्किन है, लेकिन हमें लगता है कि हमें कुछ थोड़ा मजा नहीं आ रहा, हम उस भूरे कलर को एंजॉय नहीं कर पा रहे, हम नहीं मजा कर पा रहे। अब क्या किया साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, कहा कि आप देखते हैं जरा। उस मंकी के स्किन में साइंटिस्ट ने क्या किया, जेलीफिश के जीन डाल दिया। एक ऐसी जेलीफिश जो ग्रीन फ्लोरेसेंट कलर एक्सप्रेस करती थी, जेलीफिश का जीन, जेलीफिश जो ग्रीन कलर, भाई साहब बार बार कलर की बात आ रही है, होली का रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए बार बार कलर का दिमाग में एग्जांपल भी कलर का ही उठाया, इसलिए देखो स्किन भूरी है, स्किन ब्राउन है, क्या किया मंकी के बॉडी में जेलीफिश का जीन ट्रांसफर कर दिया। जेलीफिश जो ग्रीन कलर फ्लोरेसेंट कलर चमकदार ग्रीन कलर उठाया, उसका वो जीन जो वो कलर एक्सप्रेस करता है, उस जीन को लिया और मंकी की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफर कर दिया। और फिर जब वो मंकी डेवलप हुआ ना बबुआ, उसकी स्किन पे ग्रीनिश अपीयरेंस, उसकी स्किन का जो कलर था उसमें ग्रीन कलर एक्सप्रेस होने लगा, मतलब उस भूरे में ग्रीन कलर मिला दिया इन लोगों ने। इसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द फिनोटाइप्स। फिनोटाइप का मॉडिफिकेशन करना, किसी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को मॉडिफाई करने का जो तरीका है, उसमें जहां जीन पे मैनिपुलेशन की जाती है, बाय मैनिपुलेटिंग जीन, बाय इंसर्टिंग जीन, फॉरेन जीन को इंसर्ट करके फिनोटाइप को मॉडिफाई करना, मतलब ये सीधा सीधा डीएनए और आरएनए से छेड़छाड़ है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए और आरएनए की छेड़छाड़ को हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन के ऊपर कलाकारी की जा रही है। और दूसरा कह रहे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है लार्ज स्केल पे। मान लो हम चाहते हैं कोई बैक्टीरिया खूब सारी अमाउंट में अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या बढ़ाए, कोई बैक्टीरिया है जिससे हमें कोई स्पेशल प्रोडक्ट बनाना है, मान लो हमें कोई प्रोटीन बनानी है बैक्टीरिया से, कोई एक्स बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से मुझे प्रोडक्ट चाहिए, किसी एक्स बैक्टीरिया से प्रोडक्ट चाहिए, हम क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को प्रॉपर प्रोसेस करके उसको साफ सुथरा एनवायरमेंट देंगे, माइक्रोब फ्री एनवायरमेंट देंगे, असेप्टिक स्टेराइल कंडीशन देंगे, ताकि दूसरा कोई बैक्टीरिया वहां ग्रो ना करे। सबसे पहली चीज तो ये, उसे एकांतवास मिलेगा, केवल वही बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो हमने सेलेक्ट किया है। एक बैक्टीरिया यहां हमने लिया और हम चाहते हैं वही ग्रुप ग्रो करे, उसके अलावा कोई और स्पीशीज वहां ग्रो ना करे। इसके लिए हमें उसको प्रोसेस करना होगा, उस जगह को, उस टैंक में जहां उसको ग्रो कराएंगे उसको साफ सुथरा रखना होगा, असेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना होगा, स्टेराइल एनवायरमेंट देना होगा और माइक्रोब फ्री कंटामिनेशन फ्री एनवायरमेंट देना होगा, ताकि हम प्रोडक्शन कर सके। तो सीधा सीधा हम यहां लिख सकते हैं माइक्रोब या कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट का टू प्रोवाइड, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू प्रोवाइड कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट। वहां पे हमें कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट देना होगा, कंटामिनेंट से फ्री एनवायरनमेंट देना होगा, कंटामिनेंट्स नहीं होंगे, असेप्टिक या स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी होगी, ऑप्टिमम पीएच देना होगा, ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करनी होगी, ऑप्टिमम पीएच एंड टेंपरेचर देना होगा, ताकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो सके। पुराने टाइम पे इसी को कहा गया था केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, हम माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे उस बैक्टीरिया को, ताकि दूसरा कोई बैक्टीरिया वहां पे ग्रो ना करे, हमारी टारगेटेड स्पीशीज ही ग्रो करे, जिसको हमने टारगेट किया है। तो ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पूरा कांसेप्ट बेस्ड है। एक तरफ हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां जीन मैनिपुलेशन की जा रही है, जीन का एडिशन या रिमूवल किया जा रहा है और उसके थ्रू मॉडिफाई किया जा रहा है फिनोटाइप को, और दूसरा जो प्रोडक्शन हमें करना है, जो प्रोडक्शन करने के लिए हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए जो फैक्ट्री चाहिए, जो भी हमारे पास रिजर्वायर चाहिए, जहां पे हम उस बैक्टीरिया को उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू ग्रो कराएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके लिए हमें आसपास का एनवायरनमेंट कंटामिनेशन फ्री चाहिए, असेप्टिक कंडीशन चाहिए, ऑप्टिमम टेंपरेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम फूड न्यूट्रिएंट एनवायरनमेंट चाहिए, मतलब सब कुछ साफ सुथरा और खाने पीने की हर चीज होगी। जब एनवायरनमेंट सही होगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, अल्टीमेटली द प्रोडक्शन विल बी एनहांस्ड। उसके बाद कह रहे हैं एनसीईआरटी ने इन दोनों बातों पे मेन फोकस किया है, दो मेन एस्पेक्ट्स जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हैं। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कैसे आइडिया डेवलप हुआ, जरा सोच के देखो, बायोटेक्नोलॉजी का आइडिया कैसे आया होगा दिमाग में, सोचो जरा। साइंटिस्ट ने कहा अगर आप नॉर्मली ऑर्गेनिज्म्स में देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो बताइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंस जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हम जानते हैं ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग उनसे वेरिएशंस आती है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म में आता है तो वो जो होता है उससे वेरिएशंस नहीं आती, क्लोन्स बनती है। तो लोगों ने पूछा कि हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है भाई, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हमें चाहिए वैसे डिजायर्ड कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड के थ्रू हमको प्रोडक्शन करा लेते हैं। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने देते हैं, सेलेक्टेड बढ़िया बेहतरीन वैरायटी मेल सेलेक्ट कर लिया, बेहतरीन वैरायटी फीमेल सेलेक्ट कर लिया, करा देते हैं मीटिंग उनके बीच में, होने दो बच्चे। जो ये है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड, उसमें क्या ऑर्गेनिज्म हमने सेलेक्ट कर लिया, बेस्ट बेस्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये बैक्टीरिया उठाया, कहा इसको खाना दो, बच्चे पैदा करो, बैक्टीरिया ने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए। क्या दिक्कत है बताइए, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लाया बायोटेक्नोलॉजी, क्यों चाहिए जीन मैनिपुलेशन टेक्नोलॉजी, आखिर जरूरत क्या है इसकी? बच्चे तो हम दोनों केस में पैदा कर ले रहे हैं, यहां भी आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कराओगे, यहां भी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराओगे, साफ सुथरा एनवायरनमेंट दोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, बस यही तो है। तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड से और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में सोच के बताओ। तो ध्यान से सुने, चाहे भले ही वेरिएशन लाता हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चाहे भले ही क्लोन बनाता हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखें कि जब भी हम ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन कराते हैं, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस कराते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का ड्रॉबैक क्या है। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग जब भी हम कराते हैं तो पॉइंट है कि इसमें दो चीजें होती हैं, एक कह रहे प्रोडक्शन, यहां पे ये ट्रेडिशनल ब्रीडिंग प्रोडक्शन कराती है, प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर्स। डिजायरेबल कैरेक्टर्स तो आते ही आते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं along with some undesirable traits, अनडिजायरेबल ट्रेट्स भी आ जाते हैं। मतलब यहां पे हमें किसी की अच्छाइयों के साथ उसकी बुराइयों को भी लेना पड़ता है। अगर ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड करते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड करते हैं, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो असेक्सुअल हो, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है उसमें डिजायरेबल ट्रेट के साथ अनडिजायरेबल ट्रेट भी आ जाते हैं। कोई साफ सुथरा नहीं है, उसके अंदर कोई, मान लो कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है, कोई फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट है लेकिन उसका प्रोडक्शन ज्यादा है। मान लो कोई काऊ है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करती है लेकिन उसको साथ साथ में कोई डिजीज भी है, मान लो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करती है लेकिन उसको कोई डिजीज है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। अब कह रहे हैं मिल्क तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन उसकी आंखें डिफेक्टिव है, मान लो आंख डिफेक्टिव है, उसकी आंख काम नहीं कर रही बेचारी की। तो अगर आंख काम नहीं कर रही है, डिफेक्टिव है, उसका कोई ऐसा जीन जिससे उसकी आंखें खराब हैं, वो डिफेक्टिव जीन जो है उसकी प्रोजेनी में जा रहा है, मतलब बच्चे भी अंधे पैदा हो रहे हैं, चाहे भले ही मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो अंधेपन वाला कैरेक्टर भी जा रहा है, कोई अनडिजायरेबल ट्रेट भी जा रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए हमें वो कैरेक्टर जो चाहिए वो है डिजायरेबल, वो तो डिजायरेबल ट्रेट है। कह रहे डिजायरेबल ट्रेट तो जाता ही है, ये जाता ही है, लेकिन अपने साथ कुछ बुराइयां भी ले जाता है। तो इसके ऊपर बायोटेक्नोलॉजी की एडेप्टेशन, बायोटेक्नोलॉजी की जो एडवांटेज है वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की एडवांटेज है सिलेक्शन। हम अनडिजायरेबल ट्रेट को रिमूव करके खाली वो डिजायरेबल जीन को ही ट्रांसफर करेंगे। किसी काऊ के पास मिल्क प्रोडक्शन का जो बेहतरीन जीन है, हम उन जीन्स को कट करेंगे और केवल उसका इस्तेमाल करेंगे।
मैं आपसे जो बात बता रहा हूं समझ आ रही बात। मैं कह रहा हूं मुझे डिजायरेबल जीन जो चाहिए मैं केवल उसी को आइसोलेट करता हूं। बायोटेक्नोलॉजी मुझे इस बात का ऑप्शन देती है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, दैट गिव्स द ऑप्शन। जो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की जो सबसे बेस्ट एडवांटेज है वो है ये, बायोटेक्नोलॉजी गिव्स द ऑप्शन, कह रहे सिलेक्शन ऑफ ओनली डिजायर्ड जीन, ओनली डिजायरेबल जीन्स, केवल डिजायरेबल जीन्स को सेलेक्ट करता है ये बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करती है सिलेक्शन ऑफ ओनली डिजायरेबल जीन्स एंड ट्रांसफर ऑफ दिस जीन, ट्रांसफर इनटू द सेलेक्टेबल होस्ट, सेलेक्टेड होस्ट, किसी सेलेक्टेड होस्ट में उसको ट्रांसफर किया जाता है फॉर क्लोनिंग पर्पस, क्लोनिंग पर्पस, उसे किसी होस्ट में ट्रांसफर किया जाता है क्लोनिंग पर्पस से। तो बायोटेक्नोलॉजी हमें इस बात का बेनिफिट देती है कि हम किसी डिजायरेबल जीन को ही प्रोड्यूस करें, अनडिजायरेबल को हम क्यों खामखा प्रोड्यूस करें, क्यों तकलीफ दे उसको। तो हमारे पास सिलेक्शन का चांस मिला। मतलब कुल मिलाकर के कहानी ये कहती है बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेलेक्ट करती है जीन, द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग, द प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर के ऊपर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर पे बेस्ड पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। और ये जो आइडिया, ये डिस्कवरी तब पॉसिबल हो पाई, ये प्रोसेस तब पॉसिबल हो पाया जब इन्होंने मॉलिक्यूलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी करी थी। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से ये काम हो पाता है, मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से ये काम हो पाता है। सेलेक्टेड जीन को किसी टारगेटेड से किसी भी ऑर्गेनिज्म से सेलेक्टेड जीन को निकालने का जो तरीका है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास वो कैंची होना, जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर के डीएनए को किसी स्पेशल पॉइंट से कट करती है और उसे इंसर्ट करती है ट्रांसफर करने में। पहली बार फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं, इसका यूज हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं। इस कहानी का इस्तेमाल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे आरडीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसका जन्म हुआ और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लार्ज स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं ऑफ द डिजायर्ड जीन। हमारा खाली डिजायर्ड जीन ही प्रोड्यूस होगा, अनडिजायरेबल कैरेक्टर की हमें जरूरत नहीं है, तो हमने सेलेक्टेड जीन का प्रोडक्शन करना शुरू किया बाय द टेक्नोलॉजी कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये तब पॉसिबल हुआ जब हमने डिस्कवरी करी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, उसी की मदद से ये सारी कहानी कंप्लीट हो पाई। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो क्रिएट किया था, कंस्ट्रक्ट किया था, वो थे स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने पहली बार डिस्कवरी करी थी, एक आइडिया दिया था जिनके थ्रू उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट कर लिया था। तो हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हेडिंग लिख सकते हैं हम लोग, हेडिंग लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला आरडीएनए, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम सेलेक्ट करते, कंस्ट्रक्ट करते हैं। किसने किया था? उनका नाम था, दो वैज्ञानिक, इनका नाम था स्टैनले कोहेन। ये नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये दो लोगों को क्रेडिट जाता है फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट करने का आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर सीजर्स की मदद से स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने ये कहानी इन लोगों ने डिस्कवर करी, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया। कैसे किया था मैं आपको प्रोसेस बताता हूं, ध्यान से सुने। एक बैक्टीरियम था, ये देखें, एक बैक्टीरियम था इनके पास, ये था ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, जिसमें अपने खुद के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती, नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एशेरिशिया कोलाई, जिसे हम प्यार से ई कोलाई कहते हैं। इस प्यार से ई कोलाई वाले ऑर्गेनिज्म में नो नेचुरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक। जरा देखेंगे ये एक्सपेरिमेंट और एग्जांपल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी है। तो नो नेचुरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक, किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इसके पास कोई नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं थी। अब क्या किया हर्बर्ट बॉयर और स्टैनले कोहेन ने अपना दिमाग लगा करके इसके अंदर नेचुरल, उन्होंने चाहा कि मैं चाहता हूं कि ये नेचुरल रेजिस्टेंस इसके अंदर जो नहीं है, ये किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, मेरी डिजायर, मेरी इच्छा है कि इसके अंदर और इसकी प्रोजेनी के अंदर वो कैरेक्टर आ जाए जिससे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाए। क्या किया इसके लिए क्या किया? अपने डिजायर को, अपने सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया? ये प्रोसेस एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने किया। एक बैक्टीरिया जिसके पास रेजिस्टेंट जीन थे, एक बैक्टीरिया जिसका नाम था सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। क्या नाम था? एक बैक्टीरिया लिया, उसका जीन लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या लिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द सोर्स सेल कौन थी? उस सोर्स सेल का नाम था फ्रॉम बैक्टीरियम सैल्मोनेला। कौन नेला? सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम का बैक्टीरियम था। इस बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन्होंने निकाला। इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला इस बैक्टीरिया से इन्हें मिल गया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इसको इन्होंने इंसर्ट किया एक प्लाज्मिड के अंदर, जिसे वेक्टर कहा गया है। एक वेक्टर का इस्तेमाल किया, इस जीन को इन्होंने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, एक प्लाज्मिड, ये देखो ये है एक वेक्टर, इसे हम वेक्टर डीएनए कहते हैं। इस वेक्टर डीएनए का नाम है प्लाज्मिड, जो नेटिव सोर्स, सेम बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के ही बैक्टीरिया से निकाला हुआ है। नेटिव प्लाज्मिड, ये नेटिव सोर्स से लिया गया है, नेटिव बैक्टीरियम से लिया गया है। नेटिव बैक्टीरिया मतलब सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का ही सोर्स है ये। उस बैक्टीरियम की बॉडी से उसका एक प्लाज्मिड लिया गया है जो वेक्टर डीएनए या वेहिकल डीएनए की तरह काम करता है। इसे जीन टैक्सी कहते हैं या इसी को कहते हैं वेहिकल। वेक्टर के बारे में एक और आइडिया आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा हुआ होगा कि भाई जैसे मच्छर है, डेंगू के केस में डेंगू वायरस को एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इन्फेक्टेड इंसान तक पहुंचाता है कौन? फीमेल एडिस एजिप्टिकस मस्कीटो। मलेरिया का ट्रांसमिशन करती है फीमेल एनोफिलीज, एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे हेल्दी पर्सन में, वो वेक्टर की तरह क्या करती है? यहां से पैथोजन को उठाती है, यहां ड्रॉप करती है। बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखें, ये जीन टैक्सी है जो इस डीएनए को, ये जो डीएनए आप देख पा रहे हो, जो आपके सामने अभी जो डीएनए दिख रहा है, इस डीएनए को हम कह रहे हैं डिजायर्ड डीएनए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये। इसे हम कहते हैं मेरा डिजायर्ड डीएनए है ये। इसे डिजायर्ड डीएनए कह लो या इसी को कह लो जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है मैंने लिया, और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर के अंदर मुझे डालना है। इसके लिए मुझे वेक्टर के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। पहले वेक्टर के अंदर जगह बनानी पड़ेगी, और वेक्टर के अंदर जगह कैसे बनेगी? जब इस वेक्टर के अंदर मैं स्पेस बनाऊंगा। कैसे? जब इस वेक्टर को मैं काट दूंगा, यहां से किसी स्पेसिफिक पोजीशन से मैं इसे कट कर दूंगा।
इसके लिए मुझे चाहिए सीजर। ये देखो टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है, मुझे सीजर चाहिए। मैं सीजर की मदद से इसे काटूंगा और काटने के बाद मुझे मिलेगा कौन? काटने के बाद मुझे मिलेगा एक वेक्टर डीएनए के बीच में स्पेस मिलेगा। ये जो वेक्टर था, इस वेक्टर डीएनए के बीच में मैंने क्या किया? मैंने स्पेस क्रिएट किया। ये देखो, इसे मैंने स्पेसिफिक पोजीशन से काट दिया और मुझे मिला वो स्पेस। अब देखो यहीं पे मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा। मैंने इसे काट दिया, मैंने काट दिया, मॉलिक्यूलर सीजर लेकर के इसे काट दिया, मैंने मॉलिक्यूलर सीजर लेकर के इसे काट दिया। इस मॉलिक्यूलर सीजर का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने इसको कट कर दिया, स्पेस क्रिएट कर दिया। और इसी स्पेस को क्रिएट करने के बाद अब मेरा टारगेट है कि मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसके साथ मैं इसको लाइगेट कर दूं, इसके साथ इसका जोड़ा बना दूं, इसको जोड़ दूं, इसमें इंसर्ट कर दूं। अब जब इसे मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो मेरे पास अब एक डीएनए तैयार होगा, उस डीएनए का नाम होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो अब मेरे पास ये जो डीएनए तैयार होगा, इस डीएनए को मैं कहूंगा, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कर दिया है, और ये डीएनए है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो था मेरा, ये जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी, इसको मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकता हूं। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जब इसमें आकर के मैंने चिपका दिया, चिपकाने के बाद जो स्ट्रक्चर बना है इसे कहता हूं मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को आरडीएनए कहता हूं, इसी को कहता हूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? देखो पहली बार रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया जिसमें अपनी इच्छा का जीन, अपनी इच्छा का, अपने डिजायर का जीन यहां से उठाया और इस वेक्टर के साथ इसको चिपका दिया। वेक्टर के साथ चिपकाने के लिए मुझे जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं इसको। यहां मुझे जरूरत पड़ी है कि स्टिक करने की मॉलिक्यूलर ग्लू, गोंद चाहिए, गम चाहिए या फेविक्विक चाहिए जो इसे जोड़ती है। तो याद रखेंगे मॉलिक्यूलर ग्लू डीएनए लाइगेज है। यहां पे कौन है? डीएनए लाइगेज, एक ऐसा एंजाइम जो लाइगेट करता है, चिपकाने का काम करता है। डिजायर्ड डीएनए को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर डीएनए के साथ लगाया और फिर यहां पर इसको चिपका दिया। देखो ये हमने चिपका दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने अपना लगा दिया और बना लिया हमने क्या? हमने बना लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें ट्रांसफर करना है इस सेल में। हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को व्हीकल के साथ जो जुड़ चुका है, व्हीकल में जो डीएनए बैठ चुका है, टैक्सी अब इसे लेकर के आएगी। हम क्या करेंगे? इस ई कोलाई सेल में, इस ई कोलाई में जिसमें नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं थी, इस ई कोलाई सेल के अंदर, इस ई कोलाई सेल के अंदर अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना डिजायर्ड डीएनए इस ई कोलाई में जिसमें नेचुरली रेजिस्टेंस नहीं थी, अब हम क्या करेंगे? अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ला करके इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मैं लाया हूं यहां पे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने यहां ट्रांसफर कर दिया, उस बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया जिसके पास अपने पास नेचुरल रेजिस्टेंस नहीं थी। अब मैंने इस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, फॉरेन डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस ई कोलाई के स्ट्रेन में अब ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए, वो प्रेजेंट है और अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अब अगला स्टेप क्या होगा? हम चाहते हैं कि जब इसके बच्चे हो, उसके बच्चों में भी ये प्रेजेंट हो, ये सेम चीज, सेम कैरेक्टर केवल इसमें ही नहीं, इसके बच्चों में भी जाए। और इसके लिए ये सेम टाइप का, कह रहे वही सेम प्लाज्मिड, वही सेम रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी कॉपीज यहां पहले बनाएगा, इस होस्ट सेल में अपनी कॉपी बनाएगा और अपना नंबर बढ़ाएगा, अपनी कॉपी बढ़ाएगा, अपना नंबर। मतलब अब हमारा टारगेट है कि ये अपने नंबर को होस्ट सेल के अंदर मेंटेन रखे और इसे ट्रांसफर करे अपनी प्रोजनी में भी। ये जो प्रोजनी है, जो इसके बच्चे हैं, उनमें भी ये सेम कैरेक्टर ट्रांसफर हो, इसे कहते हैं क्लोनिंग। आप देख सकते हो, इसे कहते हैं क्लोनिंग। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये ट्रांसफॉर्म्ड जो होस्ट सेल होती है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड सेल, उसके ये जो बच्चे हो रहे हैं, ये क्लोन्स कहे जा रहे हैं, उसे कह रहे हैं क्लोनिंग। ये कह रहे हैं क्लोनिंग, ये अपने क्लोन्स बना रही है और वो क्लोन्स में अपने बच्चों में भी वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉपी पहुंचा रही है और इसके पास भी वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो था, जो मैंने टारगेट किया था, वो टारगेट जो था वो पूरा हुआ। वो जो जीन थे वो यहां कॉपी कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो नेचुरली नहीं था, नो नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो कह रहे नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं है, नाउ दे कैन ट्रांसफॉर्म्ड सेल विल शो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या शो कर रही है? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सेल हो चुकी है। दैट कैरेक्टर जो मेरा डिजायर्ड ट्रेट था, डिजायर्ड कैरेक्टर था, वो अभी इस ई कोलाई में एक्सप्रेस हो रहा है, उसकी कॉपी बन रही है, ये अपनी कॉपी भी बना रहा है, मल्टीप्लाई भी कर रहा है उस पेरेंट सेल में और वही सेम चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी डॉटर सेल्स में, प्रोजेनीज में भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। रिप्रोडक्शन के बाद ये क्लोन्स जो बन रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। ये भी जो सेल्स बनी है, ये भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं? सेम एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। तो सीधी सीधी कहानी हमारी बायोटेक्नोलॉजी के इस कहानी में जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है, उसमें पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो तैयार किया था उस टाइम कोइन हर्बर्ट बॉयर ने किया था। क्या किया था उन्होंने? डिजायर्ड डीएनए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, वो जीन इन्होंने लिया, वेक्टर डीएनए के साथ उसे जोड़ा। जोड़ने के लिए इन्होंने लाइगेज एंजाइम लिया, काटने के लिए इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, जिसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या कहते हैं इनको बेटा जी? क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा रोल इसी का था। जब इसकी डिस्कवरी हुई तब जाकर के हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का आइडिया आया। ये जो डिजायर्ड डीएनए है इसको हमने कट किया, यहां पे इसको इंसर्ट किया, आरडीएनए बनाया। इस आरडीएनए को हमने ट्रांसफर कर दिया इस आरडीएनए को ट्रांसफर कर दिया इस होस्ट सेल में, टारगेटेड सेल में, इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसकी क्लोनिंग करा ली। सिंपल हो गया। बायोटेक्नोलॉजी का कंसेप्ट केवल यही है कि हम अपने डिजायर्ड डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बहुत लिमिटेड टाइम में, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि पहली बार जो कंस्ट्रक्शन किया गया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो किस तरीके से किया गया था। एनसीईआरटी क्या कहती है, उनके भी पॉइंट देख लिया जाए। उनकी भी वैल्यू तो है ही हमारी नजर में, बहुत रिस्पेक्ट है एनसीईआरटी देवी की। तो देखिए, अमंग मेनी बहुत सारी टेक्निक्स है, उनमें से सबसे मेन दो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो है, एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर हम बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री को चेंज कर देना, और जब डीएनए आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, केमिस्ट्री चेंज होगी, तो अब अल्टीमेटली इसकी वजह से चेंज इन फिनोटाइप, जो फिनोटाइप उस बैक्टीरिया में नहीं था वो हमने कर दिखाया। इसी को कहते हैं चेंज इन फिनोटाइप, मॉर्फोलॉजिकल या कोई एक्सप्रेशन, कोई कैरेक्टर चेंज करना। वहीं पे हम बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, तो ये मेंटेन करती है स्टेराइल माइक्रोब कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे कोई और बैक्टीरिया ग्रो ना करे, केवल हमारी डिजायर का बैक्टीरिया ग्रो करे। तो इंजीनियरिंग प्रोसेस टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब या यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक बनाना हो, वैक्सीन बनाना हो, एंजाइम कुछ भी बनाना हो, हमें जो बैक्टीरिया चाहिए, हमें जो गाय चाहिए, हमें जो ऑर्गेनिज्म चाहिए, खाली वही ग्रो करे। उल्टा सीधा इधर उधर वीड्स और पेस्ट्स का ग्रोथ ना हो जाए, मतलब अनडिजायरेबल चीजों की ग्रोथ हमें नहीं चाहिए।
Let us now focus on the first instance of construction of the first an artificial recombinant DNA molecule. The construction of first recombinant DNA emerged from the possibility of linking gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid. मैंने बताया ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग जो फॉर्म होता है जो सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से लिया गया था, उसी में उसके प्लाज्मिड उसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डाल दिया गया और उसके बाद स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, साइंटिस्ट का नाम आप यहां देख सकते हो, याद रखोगे, इन्होंने 1972 में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आइसोलेट किया और उसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में। तो पॉइंट देखेंगे, आइसोलेट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। द कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल। कैसे डीएनए को काटा जा सकता है? बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां मार्क किया हुआ है, इसको पढ़ डालेंगे, रट डालेंगे इसको। अगला कहता है द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड जिसे हम वेक्टर कहते हैं, ये वेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। दीस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर, और वेक्टर का काम होता है टैक्सी की तरह काम करता है, वो एक पैसेंजर को अपने अंदर बैठाता है और लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। तो सैल्मोनेला के प्लाज्मिड को टैक्सी की तरह यूज किया, उसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट बैठा दिया और वो टैक्सी उस पैसेंजर को ले जाकर के कहां पहुंचाती है? डेस्टिनेशन ई कोलाई। आप देखो कह रहे हमने ट्रांसफर किया, टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच्ड टू इट, यू प्रोबेबली नो दैट मस्कीटो एक्ट एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। इन द सेम वे द प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर द एलियन पीस ऑफ डीएनए। वेक्टर की तरह एक्ट करता है एंड दिस डिलीवर द एलियन मतलब बाहरी डीएनए को इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। Linking of antibiotic resistant gene was possible because of a DNA ligase, जिसे chemical glue या molecular glue कहते हैं, which act as a on cut DNA molecule to join their ends. This makes a new combination of circular autonomous replicating DNA created in vitro lab में किया गया है as a recombinant DNA. When this DNA is transferred into E. coli, ये देखो host cell है E. coli, इसके अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. ये अपनी बहुत सारी कॉपीज वहां पे तैयार कर लेता है। The ability of multiple copies of antibiotic resistant gene is called cloning. उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसकी मल्टीपल कॉपी जो बनाई है उसी की क्लोनिंग करा ली, उसकी मल्टीपल कॉपीज हमारे पास आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के हमें ये तीन स्टेप्स को ध्यान रखना है, ये तीन स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा सबसे पहले उस जीन को आइडेंटिफाई किया जो सोर्स डीएनए से आता है, जो सोर्स सेल से आता है, किसी सोर्स से आता है, तो उस सोर्स को आइडेंटिफाई किया जाना पहला मेजर स्टेप है। उस डीएनए को आइडेंटिफाई करना, कट करना, उसे निकालना, फिर उसे ट्रांसफर करना, इंट्रोड्यूस करना इनटू द उसे आइडेंटिफाइड डीएनए को इनटू अ सूटेबल होस्ट। किसी होस्ट में, जैसे हमने वहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिया और ई कोलाई में ट्रांसफर किया, जहां हम चाहते हैं कि उसका एक्सप्रेशन चेंज हो, उसका जीनोटाइप मॉडिफाई हो। जब हमने उसे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करा तो अब क्या करेगा? वो बैक्टीरिया उसकी कॉपी बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो कह रहे अब हमने उसको मेंटेन किया एक ऐसी कंडीशन ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करे और उसी कैरेक्टर को अपनी प्रोजेनी अपने बच्चों में भी ट्रांसफर करे। मतलब ये सीधा टारगेट कर रहा है उसकी क्लोनिंग को। तो पहला ये सोर्स और उसके बाद उसे ट्रांसफर करना, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करना और ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी क्लोनिंग होना। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। सोर्स सेल डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाएगा, निकाला जाएगा, फिर उसे टारगेट सेल में ट्रांसफर करेंगे, उस सेल में उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी क्लोनिंग कराई जाएगी। उसी तरीके से मैंने बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जीन ट्रांसफर और दूसरा जीन क्लोनिंग। ट्रांसफर करके बैक्टीरिया में उसको भेजा, बैक्टीरिया जब रिप्रोड्यूस करेगा तो वो अपने बच्चों में वही चीज पहुंचा देगा, उसी को कहते हैं क्लोनिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी आप देखोगे कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैंने शुरू में बताया ह्यूमन के फायदे के लिए, ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किसी भी वे में, चाहे वो साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए हो, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए हो, वैक्सीन बनाने के लिए हो, फूड प्रोडक्शन के लिए हो, किसी भी फील्ड में देख लो, फील्ड चाहे कोई भी हो, ह्यूमन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, जहां पे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके नए कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करके फिनोटाइप मॉडिफाई करते हैं और उसके साथ साथ लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करा लेते हैं, उसी टेक्नोलॉजी का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। उसी टेक्नोलॉजी का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें हम कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या तरीका होता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमको इस पूरे प्रोसेस में जरूरत पड़ती है कैंचियों की। टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो जब हम टेक्निक की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास आते हैं सीजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमने क्या पढ़ा? सीजर्स यूज किए जाते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने लिखा ग्लू यूज किया जाता है, फेविक्विक यूज किया जाता है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यहाँ पे ग्लू यूज किया जाता है, सीजर यूज किया जाता है, और क्लोनिंग के लिए वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। इन सारी चीजों को जानना जरूरी है सबसे पहले। इसीलिए अगला टॉपिक जो हमारा कहता है वो कहता है टूल्स। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टूल्स कौन कौन से यूज होंगे, पूरा प्रोसेस तो समझ आ गया कि प्रोसेस ऐसे होता है। कुछ ऐसा काम किया जाएगा जहां डीएनए की कटिंग होगी, डीएनए को एक जगह से काट के दूसरे जगह चिपकाया जाएगा, फिर उस डीएनए को जो चिपका हुआ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको उसमें ट्रांसफर किया जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कराया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस तो समझ में आ रहा है। ये टूल जो यूज किया जा रहा है वो कहां से आते हैं, क्या सोर्स है, कैसे इसको खोजा गया है। तो आप देखोगे सबसे पहला जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सप्लेन करता है टूल्स को, और टूल्स जो सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे हैं उसमें टूल्स में सबसे पहला है एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री आ गई। अब कह रहे हैं एंजाइम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल कहे जाते हैं, और एंजाइम्स भी कई सारे टाइप्स के होते हैं वैसे तो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स है बेटा जी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सबसे इंपॉर्टेंट है इस कहानी में, सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इसके अलावा एंजाइम तो बहुत है, जैसे डीएनए लाइगेज जिसे मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, लाइगेज की भी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा एल्केलाइन फॉस्फेटेज की भी, मतलब बहुत सारे एंजाइम्स यूज किए जाते हैं। एल्केलाइन फॉस्फेटेज, डीएनए पॉलीमरेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज या फिर डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स कहे जाते हैं एंजाइम्स में। और इन एंजाइम्स में जो एनसीईआरटी महारानी ने भेजा है हमारे पास संदेशा, उस एनसीईआरटी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरा एक पार्ट है पूरा, जिसको हमें समझना है। इसके बाद जो बाकी सब है वो तो छोटे-छोटे उनका फंक्शन हम लिख लेंगे। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल था एंजाइम। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे हम क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स जो एनिमल हो या प्लांट हो, उसमें हमें ट्रांसफर करने के लिए जो क्लोनिंग वेक्टर जो व्हीकल्स होती हैं, कौन सी व्हीकल जिसे जीन टैक्सी कहा जाता है, उन व्हीकल्स के बारे में पढ़ना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो टूल्स होंगे। एक तो पढ़ेंगे एंजाइम जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात होगी, और उसके बाद बात होगी क्लोनिंग वेक्टर्स की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की।
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को काटने में। डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है हमारा, उसको काटने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप देखो नॉर्मली देखो तो डीएनए एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ये एक थ्रेड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर मुझे इस डीएनए को किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करना हो, अगर मुझे इस डीएनए को किसी स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक पार्ट पे ही कट करना हो, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करना हो, तो मुझे जिस कैंची की जरूरत पड़ेगी, ये कैंची ही तो होती है, जिसका नाम है सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर सीजर जो इस डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर देगा, जो डीएनए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कट कर देगा, वो पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट जो होगा उसे कट कर देगा, उसी का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, सीजर का मतलब काटने वाला। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा, ये जो डीएनए लाइगेज आप देख रहे हो, इसे कह रहे हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। ये ग्लू की तरह काम करता है, कटे हुए सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है, स्टिक करता है, स्टिक द क्लीव्ड डीएनए फ्रैगमेंट। क्या करता है? स्टिक द क्लीव्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, डीएनए के क्लीव्ड फ्रैगमेंट्स हैं, उन्हें क्लीव करता है। क्लीव द क्लीव्ड फ्रैगमेंट, स्टिक द क्लीव्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो ये ग्लू का काम होता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम होता है, यहां पे लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। क्या करता है? रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। जो डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, ये उसको रिमूव कर देता है। तो रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप आप ये लिख लोगे, एल्कलाइन फॉस्फेटेज। और पॉलीमराइजेशन ऑफ द डीएनए सेगमेंट, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन एनसीईआरटी में जो डिस्क्राइब किया गया है डिटेल में, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अबाउट द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इन डिटेल। किसके बारे में बात होगी बेटा जी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमारा अगला टॉपिक आप हेडिंग लिखोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, इसके पीछे पहले तो इसका नाम सोचो। एंजाइम तो बायोकैटलिस्ट होते हैं, यहाँ रेस्ट्रिक्शन टर्म का क्या मतलब है? यहाँ जो रेस्ट्रिक्शन टर्म है वो क्या कहता है, पहले हम उसे समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन? तो खोज जब शुरू हुई, एंजाइम्स की जब डिस्कवरी चल रही थी, वहां पे 1963 काफी टाइम पहले की बात है, सोचो। उसके बारे में लोग डिस्क्राइब कर रहे थे, कुछ ऐसे एंजाइम खोजे गए कुछ सेल्स में, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स खोजे गए। जैसे मान लो ये है बैक्टीरियल सेल, ये कोई बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर ये उसका बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए। इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जब कभी किसी वायरस का अटैक होता है, जब इस बैक्टीरियल सेल पे किसी वायरस का अटैक होता है, जैसे मान लो ये एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, नाम है इस वायरस का। ये वायरस इस बैक्टीरियल सेल के ऊपर जब अटैक करता है, अपनी इन पूंछ की मदद से पहले चिपकता है और फिर अपने डीएनए को इस सेल के अंदर, अपना डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो इस सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। मान लो ये है बैक्टीरियोफेज, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है ये। इसे कह रहे हैं बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। तो साइंटिस्ट ने देखा कि इन बैक्टीरियोफेज वायरस के अगेंस्ट ये जो बैक्टीरियल सेल होती है, ई कोलाई जैसी सेल्स होती है, एस्चेरिशिया कोलाई जिसे कहते हैं, इस तरह की सेल होती है, इसके पास एक नेचुरल डिफेंस होता है। क्या होता है? नेचुरल डिफेंस होता है। इन वायरसेस के अगेंस्ट एक नेचुरल डिफेंस होता है। क्या होता है? इनके पास कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, इनके पास कुछ ऐसे केमिकल्स ये सिंथेसाइज करते हैं। ये केमिकल्स, ये एंजाइम्स होते हैं जो इस वायरस के डीएनए को, ये जो वायरस का डीएनए है, इस वायरल डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने से। वायरल डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने से। कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं? बाय कटिंग द वायरल डीएनए। ये देखो वायरल डीएनए को ये कट कर देते हैं, वायरल डीएनए को कट कर देते हैं कई सारे छोटे छोटे पीसेस में। ये देखो ये था वायरल डीएनए, बैक्टीरियोफेज डीएनए। यानी ये इसके पास जो केमिकल्स थे, ये जो केमिकल्स इन्होंने सीक्रेट किए, ये केमिकल्स इस वायरस के डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, सो दैट वायरस मल्टीप्लिकेशन को ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है। क्या करता है? वायरस मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। वायरस के डीएनए को काट दिया, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है, तो रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन द प्रोकैरियोटिक सेल इन अ बैक्टीरियल सेल। तो साइंटिस्ट ने खोजा देयर इज अ नेचुरल डिफेंस इन द बैक्टीरिया, देयर इज अ नेचुरल डिफेंस, देयर इज अ नेचुरल डिफेंस। क्या होती है? नेचुरल डिफेंस होती है। There is a natural defense in bacterial cell to restrict viral multiplication। जो बैक्टीरियोफेज है उसके मल्टीप्लिकेशन को, वायरल मल्टीप्लिकेशन मतलब बैक्टीरियोफेज को मल्टीप्लाई करने से रोकना, बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को रोकना। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द कट, ये साइट स्पेसिफिक क्लीवेज करके बैक्टीरिया के डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, कट कर देता है। द केमिकल्स, इनके पास कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, देयर आर द केमिकल्स दैट क्लीव या कट लिख सकते हो, क्लीव द फेज डीएनए, जो बैक्टीरियोफेज है उसके डीएनए को इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स में उसे तोड़ देता है और रेस्ट्रिक्ट कर देता है उसके मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप कर देता है, रेस्ट्रिक्ट कर देता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, एकदम से सवाल उठना चाहिए, दिमाग में सवाल आना चाहिए, ये तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी तो यहाँ प्रेजेंट है बेटा जी, यहाँ तो इसका बैक्टीरियल डीएनए भी तो है, यहाँ पे बैक्टीरिया का खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी है, बैक्टीरियल अपना खुद का डीएनए भी है। अगर ये एंजाइम वायरस के डीएनए को काट सकता है तो अपने डीएनए को भी तो काट सकता है। तो आप देखो कह रहे बैक्टीरिया के अंदर दूसरा एंजाइम भी खोजा गया, कह रहे दो तरह के एंजाइम्स खोजे गए। एक ऐसा एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करेगा, और दूसरा एंजाइम जो बैक्टीरिया के खुद के अपने डीएनए के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट का काम करेगा। ये जैकेट का काम करेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट अपने खुद के डीएनए को क्लीव होने से बचा लेगा। ये जो कलर का ब्लू कलर का एरिया मैंने इधर बनाया डीएनए के चारों तरफ, ये देखो ये वो शक्तिमान की शक्ति है जो इसके खुद के डीएनए को क्लीव होने से बचाती है। तो हर बैक्टीरिया में दो तरह के केमिकल की खोज की गई, दो तरह के एंजाइम्स की खोज की गई। एक है जिसे कहते हैं मिथाइलेज और एक होता है जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, 1963 की डिस्कवरी थी, किसी बैक्टीरियल सेल में वायरस को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, और अपने खुद के डीएनए को बचाने के लिए इसके पास एक मॉडिफिकेशन एंजाइम होता है जो अपने खुद के डीएनए को बचा लेता है, वायरस के डीएनए को उड़ा देता है। इस सिस्टम का नाम खोजा गया रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम।
रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा जी? इसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम, जो ये बताता है कि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर ये दो तरीके का सिस्टम है, जो उस बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम खोजा गया, एक एंजाइम जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो करता है उस वायरस के डीएनए को क्लीव कर देता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, और दूसरा है मॉडिफायर एंजाइम जिसे कहते हैं मॉडिफायर एंजाइम। मॉडिफायर एंजाइम, एक एंजाइम जो रेस्ट्रिक्ट करता है वायरल मल्टीप्लिकेशन को, दैट रेस्ट्रिक्ट्स वायरल मल्टीप्लिकेशन, ये वायरल डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई है, मल्टीप्लिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला, इसीलिए नाम पड़ा है रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन टर्म का मतलब है रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस। तो आप याद रखेंगे रेस्ट्रिक्ट द वायरल मल्टीप्लिकेशन, उसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दे आर टाइप ऑफ न्यूक्लिएजेस। क्या कहते हैं? दे आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिएज एंजाइम, मतलब न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करने वाले को न्यूक्लिएजेस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लिएजेस होते हैं, ये दो टाइप के खोजे गए। एक होता है जो डीएनए को कट करता है किसी एक एंड से, जिसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। तो दो तरह के न्यूक्लियस खोजे गए हैं, एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक हो गया, दूसरा होता है मॉडिफायर एंजाइम। मॉडिफायर एंजाइम का नाम होता है मेथाइलेज। क्या होता है? ये मेथाइलेज जो क्या करता है? ऐड करता है मेथाइल ग्रुप टू ओन डीएनए, एड्स मेथाइल ग्रुप टू ओन डीएनए, अपने खुद के डीएनए को बचा लेता है, अपने खुद के डीएनए को मॉडिफाई कर देता है, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्लीवेज, टू प्रिवेंट फ्रॉम क्लीवेज, ये अपने डीएनए को क्लीव होने से बचा लेता है। मतलब कितना होशियार और कनिंग है ये बैक्टीरिया, जो वायरस की ग्रोथ के अगेंस्ट एक नेचुरल डिफेंस इसने अपने अंदर डेवलप कर लिया है, अपने खुद के डीएनए के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच मिथाइलेज के थ्रू, और दूसरा एक ऐसा एंजाइम जो वायरस के डीएनए को एकदम तार तार तोड़ देगा। एक एक्सोन्यूक्लियस होगा जो किसी भी डीएनए को किनारों से तोड़ता है। ये उस डीएनए को, किसी भी डीएनए को, किसी होस्ट सेल में डीएनए को कट करने के लिए ये उसको कट करेगा एंड से। कहां से कट करेगा? ये कट करेगा एंड से। तो जब भी डीएनए की क्लीवेज किनारों से हो, एंड से होती है, उसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो जब डीएनए कट हो, किनारों से काटा जाए, किनारों से कट हो एंड से, तो इसे कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। और जब यही डीएनए किसी सेंट्रल पोजीशन से कट किया जाए, जब यही डीएनए किसी सेंट्रल पोजीशन से कट किया जाए, कह रहे हैं नॉट फ्रॉम द एंड्स, जब इसे किसी एंड से ना कट करके एंड से, इसे किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से काटा जाएगा, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से काटा जाएगा, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से काटा जाएगा, तो इसे आप देखो, कह रहे हैं यहां से अगर इसका कट हो, यहां से अगर इसका कट हो, तो इसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। मतलब आप देख सकते हो, ये एक कट हमें यहां मिला और दूसरा कट हमें यहां मिला, तो यहां पे आप समझ सकते हो, ये जो हमने कट किया है, ये जो हम कट कर रहे हैं, ये किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से हम कट कर रहे हैं, इसे हम किसी इंटरमीडिएट पोजीशन से कट कर ले रहे हैं। तो इस तरीके का जो कट या क्लीवेज हमें मिलेगा, ए बाबू छोटा पीस इधर काट लो और एक छोटा पीस ये, मान लो हमने ऐसा कट किया कि ऐसे कुछ इस तरीके से मिल गया, ऐसे हमें मिल गया, थोड़ा ज्यादा ही हो गया और वैसे ही ये भी हो गई। चलो अब हम क्या कह रहे हैं, हमने काट लिया इसको कुछ इस टाइप से, ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसे समझ लो आप कि इसको हमने पीसेज में, फ्रेगमेंट्स में तोड़ लिया, पीसेज में हमने तोड़ लिया, फ्रेगमेंट्स में तोड़ लिया। तो कह रहे डीएनए को कहीं इंटरमीडिएट पोजीशन से कट करो। तो इंटरमीडिएट पोजीशन से काटने वाले लोग जो होते हैं, इंटरमीडिएट से जो काटने वाले लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं एंडोन्यूक्लियस और दूसरे होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक एंडो, एक एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस किनारों से कट करता है, एंडोन्यूक्लियस अंदर से कहीं से कट करता है, किनारों से नहीं काटता है। लेकिन ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया के अंदर खोजे गए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैव द नेचुरल टेंडेंसी, एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो किसी भी फॉरेन डीएनए को आसानी से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटने की एबिलिटी रखते हैं। इस धरती पर खोजे गए जितने भी एंजाइम्स थे, आप देखोगे साइंटिस्ट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजे, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे। आप देखोगे एनसीईआरटी में पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी में लिखा है टोटल मोर देन 900, कितने? मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैज बीन डिस्कवर्ड। कितने? मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैज बीन डिस्कवर्ड। मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ओनली, आप देखोगे फ्रॉम ओवर 230, एनसीईआरटी की लाइन है, 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के 230 स्ट्रेन में से हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अब तक खोज लिया है, उससे भी ज्यादा खोज लिया है। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम खोज चुके हैं। पहला जो डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड नहीं बेटा जी, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो था, उस फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम था हिंद सेकंड। क्या नाम था? हिंदी 2। क्या नाम था इसका? हिंदी 2 नाम था, हिंद सेकंड नाम था, याद रखेंगे। पहला डिस्कवर्ड एंजाइम जो था वो था हिंदी 2। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स हैं, EcoR1 है, SAL1 है, मतलब ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं। एंजाइम बहुत सारे एंजाइम खोजे जा चुके हैं। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि नाम कैसे लिखा गया है। तो अगर पूछा जाएगा किसी से, कोई आपसे पूछे कि ये जो हिंदी 2 क्या मतलब होता है, ये एंजाइम का नाम कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट आप पढ़ने जा रहे हो, नॉमेनक्लेचर। बहुत ही आसान पॉइंट है, जरा ध्यान से सुनेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, नॉमेनक्लेचर ऑफ किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किस तरीके से नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नाम कैसे रखें भाई? बहुत सारे एंजाइम्स हैं तो नाम रखना जरूरी है। अगर नाम नहीं रखेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी कि कौन सा एंजाइम क्या करता है, कौन सा एंजाइम किस बैक्टीरिया से आया है, किस साइट को टारगेट करता है। आप देखोगे डीएनए के अंदर ये कटिंग तो करता है, लेकिन ये किस साइट को करेगा ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने नॉमेनक्लेचर करी। नॉमेनक्लेचर किसी भी एंजाइम का हो, किसी भी, अगर आप एनिमल वर्ल्ड में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम में नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है। नेमिंग सिस्टम उसको उसकी आइडेंटिटी देता है, उसको सही प्लेस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे आइसोलेट करता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, नॉमेनक्लेचर में एंजाइम के, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एंजाइम ले लूं, EcoR1 ले लूं, या फिर मैं हिंदी ही ले लेता हूं, जो लिखा हुआ है
हिंदी2। आप देखो इसको 4 पार्ट्स में आप किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिवाइड कर सकते हो, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। नॉमेनक्लेचर के पीछे ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं किसी भी एंजाइम को नाम देने के लिए। उसके लिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, 4 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो इनको 4 डिफरेंट पार्ट्स में। पहला पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको ये दिखाई देगा, थर्ड पार्ट जो होगा ये होगा सेकंड पार्ट, उसके बाद आएगा थर्ड पार्ट, उसके बाद ये थर्ड पार्ट और उसके बाद ये फोर्थ पार्ट। तो 4 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट जो आप देख रहे हो ये मैं आपको पहले नाम लिख के दिखाता हूं, ये है हीमोफिलस नाम का बैक्टीरियम। हीमोफाइलस नाम का बैक्टीरियम, इसका मतलब इसमें हमने क्या लिया है, फर्स्ट लेटर लिया है उसके जेनेरा का, फर्स्ट लेटर लिया है बैक्टीरिया के जीन जेनेरा का। जीनस का मतलब आप ऐसे लिखो, फर्स्ट लेटर लिया जाता है ऑफ जेनेरिक नेम। जीनस का नाम जिसे जेनेरिक नेम कहते हैं उसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है कैपिटल फॉर्म में, जहां पे एच का मतलब यहां पे है हीमोफिलस। अगर इको होता, इको R1 होता तो ई फॉर एस्चेरिशिया होता, यहां पे हीमोफाइलस है। क्या नाम है, हीमोफाइलस नाम का बैक्टीरियम है। सैल्मोनेला होता तो एस फॉर, वहां पे एस आ जाता कैपिटल में। फिर यहां देखें स्मॉल लेटर्स में IN लिखा हुआ है, तो IN जो कहता है वो है सेकंड पॉइंट। मतलब पहले आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3 4। जो फर्स्ट पार्ट था वो फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम है, जो सेकंड पार्ट है वो है फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ जो 2 लेटर हैं, फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ स्पीशीज नेम। जो स्पीशीज का नाम होगा उसके 2 लेटर है। जैसे यहां पे आपको नाम लिखना है इनफ्लुएंजी, जो स्पीशीज का नाम है इनफ्लुएंजी। पूरे बैक्टीरिया का नाम होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो हीमोफिलस का H ले लिया, इन्फ्लुएंजी का IN ले लिया, इन्फ्लुएंजी का IN ले लिया और बना लिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। D3 इसमें से जो थर्ड नंबर पे थर्ड प्लेस पे आता है वो हमेशा याद रखेंगे। ये गिवन भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, कुछ में स्ट्रेन जहां पता होगा वो होगा, कहीं नहीं भी होगा। जैसे सेल 1 में नहीं है, देखो सेल 1 स्ट्रेप्टोमाइसीस एल्बस सेल 1, लेकिन वहां पे स्ट्रेन नहीं मिलेगा आपको, वहां पे वो स्थान खाली मिलेगा। तो जिसका स्ट्रेन हमें पता है, टाइप ऑफ वेरिएंट, टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन हमें पता है, तो उसको हम लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते। जैसे इको R1 जो NCERT में लिखा हुआ है उसके बारे में मैं भी बताता हूं आपको। इको R1 तो R1 वहां पे R जो है वो स्ट्रेन है, उसका RY13 नाम का स्ट्रेन होता है, तो ये लिखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन है। ये टाइप ऑफ स्ट्रेन को डिफाइन करता है। D फॉर स्ट्रेन, इसका स्ट्रेन है। और यहाँ पे सेकंड जो है ये है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया से हमने उसे निकाला है उसी सेम स्ट्रेन में जिस ऑर्डर में निकाला है, इसे दूसरे ऑर्डर में, मतलब सेकंड बार दोबारा करें, जब हमने उस बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से पहला निकाला, नाम दे दिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हिंद 1, सेम स्ट्रेन से हिंद वाले से ही हमने सेकंड निकाला हिंदी 2 रख दिया, थर्ड निकाला हिंदी 3 रख दिया। तो ये जो नंबरिंग रोमन नंबर्स में आप देख रहे हो उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। अगर वही इको R1 के लिए मैं बताऊं जो NCERT ने दिया इको R1, मान लो ये है, तो यहां पे भी आप देख सकते हो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। E फॉर एस्चेरिशिया जेनेरिक नेम, को फॉर स्पीशीज नेम, R फॉर द स्ट्रेन, I फॉर द ऑर्डर आइसोलेशन। फर्स्ट आइसोलेटेड क्या है ये फर्स्ट आइसोलेटेड हो जाएगा, ये मतलब ये एस्चेरिशिया बैक्टीरिया का नाम हो गया, कोलाई उसका जेनेरिक, उसका स्पीशीज नेम हो गया, RY13 टाइप ऑफ स्ट्रेन हो गया, और ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फर्स्ट आइसोलेटेड हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो एस्चेरिशिया कोलाई RY13 स्ट्रेन था और फर्स्ट आइसोलेटेड था, तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द सेम स्ट्रेन RY13 स्ट्रेन से, ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया से, तो उसका नाम पड़ गया इको R1, R फॉर स्ट्रेन। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन बैक्टीरिया की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, उसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसकी स्ट्रेनिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पे बैक्टीरिया के अलग नाम होते हैं, अलग स्ट्रेन होते हैं। उसी में थर्ड पोजीशन पे हमेशा स्ट्रेन को रखेंगे, फोर्थ पे ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन रखेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं हम उसकी स्पीशीज जेनेरा का नाम, फर्स्ट लेटर ऑफ द जेनेरा, और फर्स्ट 2 लेटर ऑफ स्पीशीज सेकंड पोजीशन पे आती है। तो IN यहां पे आएगा, CO यहां पे आएगा, सेल में AL एल्बस का AL यहां पे आएगा। ऐसे ही सारे एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, जो किसी डीएनए को सेंट्रल पोजीशन, इंटरमीडिएट पोजीशन से कट करता है, हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में उनका इस्तेमाल हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए में करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पूरी लेंथ तक डीएनए को इंस्पेक्ट करता है और फिर उससे बाइंड करके उसको स्पेसिफिक साइट से कट करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट NCERT में जो दिए हुए हैं उसके बारे में आपको जानना होगा कि एनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बेटा लोग, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बेटा जी, जो मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है, जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है, दैट एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, इंस्पेक्ट द एंटायर लेंथ। क्या करता है ये? इंस्पेक्ट द एंटायर लेंथ। NCERT का क्वेश्चन और नीट में आया हुआ पॉइंट है, ये पूछा था इनकरेक्ट में। तो एंटायर लेंथ, इंस्पेक्ट द एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए, एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए को इंस्पेक्ट करता है, एंड देन बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एक टर्म होता है जेनेटिक्स में यूज करते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड क्लीव, एंड देन क्या करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है एंड देन क्लीव एट टारगेट साइट, या क्लीव द शुगर फॉस्फेट, क्लीव द शुगर फॉस्फेट शुगर, जिसे आप कहते हो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, शुगर फॉस्फेट शुगर लिंकेज एट स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ स्ट्रैंड्स। डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड होता है उन दोनों स्ट्रैंड्स पे उस साइट को वो क्लीव करता है। और उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी पढ़ा होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसी भी डीएनए में जब भी हम पैलिंड्रोम की बात करते हैं तो हमारे दैनिक डेली बोलचाल में भी पैलिंड्रोम्स का यूज किया जाता है, कंप्यूटर की कीज में भी पैलिंड्रोम का इस्तेमाल किया जाता है। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है समझ लो आप, डीएनए के रेफरेंस में तो समझना ही है, पहले नॉर्मली समझो। कह रहे हैं अगर कोई नाम ऐसा लिखा हो म ल या ल म, ये देखो क्या ये म ल या ल म, इधर से भी पढ़ो तो भी म ल या ल म, इधर से पढ़ो तब भी म ल या ल म। मलयालम का नाम जो है आप देखो इधर से भी सेम पढ़ने में आ रहा है, इधर से भी सेम पढ़ने में आ रहा है, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। नितिन मिल जाएगा, मैडम मिल जाएगा, मैडम में भी वही सेम, नमन में भी मिल जाएगा वही सेम, इधर से पढ़ो तभी मैडम, इधर से पढ़ो तभी मैडम। कह रहे जब यही सेम केस डीएनए में मिलने लगे, जब यही सेम कहानी आपको डीएनए में मिलने लगे, जब डीएनए में वही सेम कहानी मिलने लगे इन अ डीएनए मॉलिक्यूल, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में
मॉलिक्यूल व्हेन वी गेट सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सेम नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस, क्या मिलने लगे, सेम सीक्वेंस मिलने लगे ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स पे ऑपोजिट स्ट्रैंड्स एट स्ट्रैंड्स व्हेन रीड इन सेम, डीएनए की डायरेक्शन को आप पढ़ते हो जब, तो सेम डायरेक्शन में पढ़ो। अगर सेम डायरेक्शन का मतलब ईदर, अगर हम पढ़ें तो दोनों को ईदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ो और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों स्ट्रैंड पे हमको सेम डायरेक्शन रखनी पड़ेगी। 5 टू 3 रखोगे तो दोनों में रखोगे, 3 टू 5 रखोगे तो दोनों में रखोगे। तो जब भी तुम्हें कभी ऐसा सीक्वेंस मिले जो उल्टा सीधा एक समान हो, जब उल्टा सीधा एक समान हो तो उसी को पैलिंड्रोम कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उन्हीं को पहचानता है। देखो GAA TTC, ये पैलिंड्रोम आपको डीएनए के दोनों साइड पे मिल जाएगा, चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो। चाहे आप डीएनए को ये देखो अरे यहां से शुरू करो, इसे कह लो 5 प्राइम, इसे कह लो 3 प्राइम, उसके जस्ट अपोजिट होगा 5 प्राइम और इधर होगा 3 प्राइम। इधर से इधर जाके देखो और इधर से इधर जाके देखो, आपको मसाला एक जैसा ही मिलेगा। यहां पे भी मिलेगा GAA TTC, क्या मिला, GAA TTC, दोनों तरफ सेम कहानी दोहराई जा रही है, इधर भी वही और उधर भी वही। कह रहे यहां भी GAA TTC, यहां भी GAA TTC। सी को जी से, टी को ए से प्यार है, टी को ए से प्यार है, ए को टी से प्यार है, ए को टी से प्यार है, सी को जी से प्यार है। तो ये सारी कहानी आपको डीएनए की बेस पेयरिंग का पता ही है। 5 टू 3 इधर पढ़ो, 5 टू 3 इधर पढ़ो, जब दोनों साइड से सेम होगा GAA TTC। इधर देखो, एक और देखो CCC GGG, इधर गए, अब इधर आके देखो, इधर भी CCC GGG, क्या ये है पैलिंड्रोम, क्या है पैलिंड्रोम। इसे पढ़ो 5 टू 3 इस डायरेक्शन में, 5 टू 3 इस डायरेक्शन में। तो जब भी हम जानते हैं डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे 5 टू 3 तो इधर भी 5 टू 3 पढ़ो। तो देखोगे आप इधर से CCC GGG, इधर भी CCC GGG, GAA TTC मलयालम मैडम मलयालम GAA TTC CCC GGG। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सबसे खास बात होती है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पैलिंड्रोम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और कट करते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, और वो पोजीशन हमेशा याद रखेंगे, वो होती है शुगर फॉस्फेट, शुगर की बैकबोन जिसे कहते हैं। यहां देखो ये सेम पोजीशन, सेम बेस सीक्वेंस के पास ये कट करेगा, जैसे जी और ए के बीच में यहां कट किया, वैसे यहां जी और ए के बीच में, और जैसे यहां सी और जी के बीच में कट करेगा, वैसे ही यहां पे भी कट करेगा। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास इस फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे पास कई सारे, मैंने कहा 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ चुके हैं, 230 स्ट्रेन्स के बारे में हमने बताया। यानी ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी ने बायोटेक्नोलॉजी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ा आयाम दिया। उससे हमें बहुत सारी काम में, बहुत सारे रिसर्च वर्क में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में मदद मिली। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स किसी स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पूरी लेंथ को आइडेंटिफाई करके केवल उसी पॉइंट पर कट करते हैं जहां उनकी टारगेट साइट होती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। इतने कंसेप्ट के साथ हम आज की क्लास को एंड करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन करने की जो हमारी प्रथा है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। कुछ सवाल लगा करके जाएंगे जाते जाते, कुछ सवाल जरूर करके जाएंगे जाते जाते। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बाय यूरोपियन फेडरेशन। तो फेडरेशन ने जो सबसे पहला डिफाइन किया था वो इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट साइंसेज, जहां पे इन्होंने बेस्ट डेफिनेशन, जहां पे ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल को मॉडर्न के साथ इंटीग्रेट कर दिया था और फाइनल डेफिनेशन दे डाली थी। तो आंसर 4 विल बी करेक्ट, बेस्ट ऑप्शन यहां से बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन को ही आप आंसर करेंगे। अगला सवाल है, क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बी गिवन टू। क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाता है स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर को। इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट किया था। आंसर बना लोगे आप सेकंड ऑप्शन, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड बिकेम पॉसिबल। लिंकिंग के लिए, स्टिक करने के लिए ग्लू चाहिए होता है और उसके लिए डीएनए लाइगेज होगा। आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर सीजर्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस को हम सीजर कहते हैं। ये नाइफ की तरह यूज होते हैं, कैंची की तरह यूज किए जाते हैं काटने के लिए। तो आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। तो इसी के साथ आज का खेला करेंगे समाप्त। ये रहा आपके लिए होमवर्क, घर पे आप जरूर पढ़ते रहे एनसीईआरटी और क्लास नोट्स आपके बहुत काम आएगी थ्रू आउट जर्नी बायोटेक्नोलॉजी में। मैंने जैसे कि शुरू में बताया कि नीट में अब सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप नीट में बायोटेक्नोलॉजी को हल्के में नहीं ले सकते, एनसीईआरटी की किसी लाइन को छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं भी एनसीईआरटी की हर बात को यहाँ एक्सप्लेन जरूर करूंगा, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, चाहे वो पॉइंट वाइज हो, चाहे वो थ्योरेटिकल ही क्यों ना हो, जरूर एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप छोड़ोगे नहीं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगाने हैं मॉड्यूल के, और डीपीपी भी सॉल्व करनी है। ये तो आपकी डेली की ड्यूटी है, करते रहना है, पढ़ते रहना है लगातार, एक बार भी रुकना नहीं है, कहीं भी झुकना नहीं है। तो आज की क्लास बेटा समाप्त करने का समय हो चुका है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी पूरे एनर्जी, पूरे जोश और जुनून के साथ। जहां आज कहानी खत्म करिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना पूरा ध्यान नीट 2024 पे फोकस कर दें। मिलते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू।